कहते हैं शक एक ऐसी बीमारी है कि जो अगर इंसान के अंदर अगर आ जाए तो फिर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, सबसे अटूट बंधन जो माना जाता है वो पति पत्नी का माना जाता है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से ये रिश्ते खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जिसका अंजाम बड़ा ही बुरा होता है। इसमें कहीं ना कहीं जो पिसने वाले होते हैं वो दोनों व्यक्ति होते हैं, साथ ही साथ उनके बच्चे भी होते हैं, अगर उनका कोई बच्चा है तो। आज की जो सच्ची घटना आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ, ये अपने आप में वाकई हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है, जिसको सुनने के बाद आप भी एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं और उसके बाद एक बार सोचते भी नहीं हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। दरअसल लखनऊ का एक थाना लगता है बिजनौर, और इसी बिजनौर थाने का एक इलाका लगता है श्रवण नगर। इसी श्रवण नगर में एक लड़का रहता है, जिस लड़के का नाम रघुवीर होता है। रघुवीर अपने पिता के साथ उस मकान में रहता है, और जिसके पिता का नाम होता है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल बेहद अच्छे इंसान होते हैं। उन्होंने लखनऊ में अपना जमीन लिया था खुद का और घर बनवाया था, साथ ही साथ उसको उन्होंने किराए पर दे रखा था। एक किराएदार होता है जिसका नाम रामलगन होता है, रामलगन उर्फ माखन होता है। ये वहीं पर आकर के अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ वहीं पर रहता है। लेकिन जो एक दिन जिसका नाम रघुवीर है, मकान मालिक है, वो लड़का है, वो छत पे जाता है और जाता है तो देखता है कि दुर्गंध कहीं से आ रही है उसके घर में। अब जैसे दुर्गंध की उसको आती है तो फिर उस दुर्गंध को खोजने के लिए वो पूरे घर को छान मारता है, लेकिन कहीं से भी उसकी जो दुर्गंध है वो पता नहीं चल पाती कि आखिर दुर्गंध एक्चुअल में आ कहाँ से रही है। असल में उसको लग ये रहा था कि कहीं ना कहीं घर में चूहा मरा हुआ है या फिर कोई ऐसा जानवर मर गया है जिस वजह से घर में बदबू फैल गई है। उसके बाद वो नीचे से छत पे दूसरे फ्लोर पे जाता है तो वहां से दुर्गंध जो है वो बहुत तेज आने लगती है। अब जैसे वो दुर्गंध तेज आती है तो फिर वो आस अगल बगल देखता है, और चूंकि ऊपर मकान किराए पर दिया हुआ है तो फिर उधर वो देख नहीं सकता था। तो फिर अब वो इधर देखता है, लेकिन वहां पर उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर उस घर में झांकने की कोशिश करता है, तो उस घर में झांकता भी वो, जैसे उस कमरे में झांकता है जिस कमरे में वो किराए पर दिया हुआ था, तो देखता है कि एक औरत है, जो औरत किराए पर रहती थी, देखता है कि वो मरी पड़ी है और उस कमरे से बहुत तेज बदबू आ रही है। अब जैसे ही रघुवीर ये चीज देखता है तो वो परेशान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया। अब वो लगभग दोपहर का 2 बजे का वक्त होता है, और जो लड़का है वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ को सुन करके जो आस पड़ोस के लोग हैं, बगल के लोग हैं, वो मौके पर पहुंचते हैं। साथ ही साथ जो नीचे उसका पिता होता है वो भी छत पे भागा भागा आता है, और वो देख करके अपने बेटे को परेशान हो जाता है कि जो उसका बेटा था वो एकदम डरा हुआ था, सहमा हुआ था। अपने बेटे को डरा हुआ सहमा हुआ देखता है तो फिर वो परेशान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया। फिर वो पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तो वो बताता है कि इस कमरे में लाश पड़ी हुई है। तब तक आस पड़ोस के जो लोग हैं वो लोग भागते भागते छत पे पहुंचते हैं। अब लोग देख रहे हैं कि घर के अंदर लाश है, तो सभी लोग परेशान है कि आखिर माजरा क्या है। तुरंत नज़दीकी जो बिजनौर थाना है उसी थाने में इन्फॉर्म किया जाता है, और वहाँ से पुलिस जो होती है, पुलिस की टीम है, वो पहुँचती है मौके पर। पहुँचने के बाद बाकायदा जो वीडियोग्राफी होती है, क्योंकि ताला बंद था उस कमरे में, ताला बंद था तो उसको ताले को वीडियोग्राफी की निगरानी में तोड़ा जाता है। तो तोड़ करके पुलिस की टीम अंदर जाती है। वहाँ पर एक महिला होती है, और उस महिला तो पड़ी ही थी, साथ ही साथ जो और भी वहाँ पुलिस की टीम थी। वहाँ पर जब लोग खोज रहे होते हैं, घर के और खंगाल रहे होते हैं, तो पता चलता है कि वहाँ पर 2 बच्चों की और लाश पड़ी हुई है। यानी कि जो 2 लाशें थी वो 2 बच्चों की थी, वो भी 2 बोरे में रखी गई थी। अब जैसे ही पुलिस ये देखती है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर एक ही घर से 3 लाशें बरामद कैसे हो जाती हैं। दरअसल ये बात है 31 मार्च 2024 की, यानी कि आज जो डेट है 2 तारीख है, और कहीं ना कहीं ये जो बात है 2 दिन पहले की है, 3 दिन। तो जब ये पूरा मंजर होता है तो पुलिस की टीम एक्टिव होती है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है।
अब पुलिस बारे में पूछताछ करने लगती है कि आखिर ये जो महिला है और ये जो बच्चे हैं आखिर है कौन और कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो पूछने से पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम रामलगन उर्फ माखन है, और ये अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ यहीं पर रहता था। लेकिन आखिर पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई कि यहाँ पर घर में ताला बंद है और रामलगन कई दिनों से दिखा नहीं है। अब जैसे पुलिस को ये लगता है तो फिर वो पूछताछ करने लगती है कि आखिर इस महिला का नाम क्या है, इस बच्चे का नाम क्या है। तो वहाँ से पता चलता है कि जो महिला है जिसकी उम्र लगभग अभी 30 साल है, उसका नाम ज्योति है। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है बड़ी है जिसकी उम्र 6 साल है, जिसका नाम पायल है, और एक बेटा है जिसका नाम आनंद है, जिसकी उम्र 3 साल है। और ये दोनों बच्चों की लाशें बोरी में पड़ी हुई थी। अब इधर जो पुलिस की टीम है वो परेशान है, साथ ही साथ जो उसका पति है महिला का, वो गायब है वहाँ से। तो कहीं ना कहीं पुलिस का शक होता है, संदेह होता है कि आखिर ये जो व्यक्ति है आखिर वो गया कहाँ है। अब जैसे पुलिस इस मामले में तहकीकात में जुटती है तो फिर उस रामलगन उर्फ माखन का नंबर लिया जाता है, और लेने के बाद से फिर उसकी जो लोकेशन है पुलिस उसको खंगालने लगती है। तो दरअसल जब उसकी लोकेशन खंगाली जाती है तो फिर वहाँ से पता चलता है कि एक जिला है बलराम जिला रतनपुर, और इसी रतनपुर में वो का रहने वाला होता है। और वहाँ से जब उसके गांव जाते हैं पुलिस तो फिर वहाँ से भी कोई भी उनको सुराग हाथ नहीं लगता है। दरअसल वहाँ पर वो व्यक्ति था ही नहीं। अब जैसे ही पुलिस को यहाँ उसका घर का नई व्यक्ति मिलता है तो फिर वो उस व्यक्ति का लास्ट लोकेशन खंगालती है, और फिर टेक्निकल टीम का सहारा यानी यहाँ पे लिया जाता है। लेने के बाद से जो उसकी लोकेशन दिखाती है, उन्नाव में एक सोहराम मऊ करके एक इलाका है, और इसी इलाके में जब उसकी लोकेशन दिखती है तो पुलिस की टीम तुरंत वहीं पर पहुंचती है। और वहाँ पर ये घर का निर्माण हो रहा था और वहीं पर ये बतौर मिस्त्री के काम कर रहा था। अब जैसे ही वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो फिर पुलिस की टीम पूछती है कि यहाँ पर रामलगन उर्फ माखन कौन है। तो जो रामलगन होता है वो कहता है कि बताइए साहब, मैं ही हूँ, आखिर बात क्या है। तो पुलिस की जो टीम है उस व्यक्ति को वहाँ से उठा करके ले करके जाने लगती है। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि आखिर बात क्या है, आप हमें बात तो बताइए कि आखिर इस व्यक्ति को आप ले करके क्यों जा रहे हैं। इस पर पुलिस जो वहाँ पे अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने बीवी अपने 2 बच्चों का कत्ल किया हुआ है। इस पर वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि साहब ये तो बड़ा ही अच्छा इंसान है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता, शायद आपको कोई गलती हुई है, आपकी कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए कि आप ये जो व्यक्ति है ये सुबह में यहाँ पर आता है काम करने के लिए, उसके बाद शाम को जाता है, तो फिर ये अपने घर में मर्डर कैसे करेगा। अब जैसे पुलिस ये बात सुनती है तो फिर पुलिस को भी बड़ा अचरज होता है कि आखिर एक व्यक्ति जो इतने लोग कह रहे हैं तो हो सकता है कि ये न जाता हो। लेकिन जो व्यक्ति है वो 3 दिन से तो वहीं पर था जहाँ पर काम हो रहा था। चौथे दिन पुलिस उसको उठा लेती है, तो आखिर उसने मर्डर कैसे किया। अब इस बात का खुलासा तो या तो वो रामलगन ही कर सकता है या तो फिर वो 3 लाशें कर सकती हैं, लेकिन 3 लाशों में आके बोलेगा कौन। दरअसल अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब रामलगन को उठा करके पुलिस थाने लेकर के जाती है और वहाँ पर उससे पूछताछ की जाती है, तो जैसे पूछताछ की जाती है तो पहले तो रामलगन इधर उधर की बातें करता है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसका हथकंडा नहीं चलता है, पुलिस जब अपने पे आती है और सख्ती से जब पूछताछ करती है तो फिर कहीं ना कहीं रामलगन टूट जाता है और टूट करके एक सच्चाई बताता है। दरअसल वो बताता है कि जो ज्योति है, जो उसकी पत्नी, उससे उसकी मुलाकात मुंबई में हुई थी, यानी तकरीबन 4 साल पहले। वो वहाँ से उससे शादी करता है और शादी करके लेकर के आता है। एक ज़िला है बलरामपुर, उसी बलरामपुर में एक इलाका लगता है रतनपुर, और इसी रतनपुर इलाके में वो अपने पत्नी के साथ रहने लगता है। कुछ समय बीतता है, बीतने के बाद फिर ये आ जाता है इसी लखनऊ के बिजनौर थाने के अंतर्गत जो श्रवण नगर कॉलोनी है, इसी कॉलोनी में आकर के रहने लगता है। वहाँ पर रहते रहते उसके बीच दो बच्चे होते हैं, एक पायल और एक आनंद। तो जो व्यक्ति होता है आनंद, लड़का होता है आनंद, वो तो इसको समझ में आता है कि ये मेरा बच्चा है। लेकिन जो बेटी होती है जिसका नाम पायल होता है, जिसकी उम्र 6 साल होती है, क्योंकि इसकी मुलाकात उससे 4 साल पहले होती है, तो फिर बेटी कहाँ से आती है, बेटी कैसे मिलेगी। तो फिर जो माखन है
वो और ज्योति, इन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े हुआ करते थे कि ये जो दोनों बच्चे हैं ये मेरे नहीं हैं, कहीं ना कहीं ये तुम्हारे कहीं अवैध संबंध है, ये उन्हीं के बच्चे हैं। अब जैसे ही ये बातें वो कहता फिर ज्योति भड़क जाती और इन दोनों के बीच में आए दिन इसी बात को लेकर के झगड़े हुआ करते थे, लफड़े हो जाया करते थे, बातचीत जो है वो काफ़ी बढ़ जाया करती थी। अब इसीलिए इन दोनों में आए दिन लड़ाई होने लगती थी। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था और कुछ समय बाद जो बच्चे हैं वो भी बड़े होते जा रहे थे, लेकिन लड़ाई फिर वही हुआ करती थी कि आखिर ये बच्चे किसके हैं। एक दिन यानी कि 29 तारीख की रात को जो माखन है वो घर पे आता है और फिर खाना पीना खाता है और फिर वहीं पर सोता है। सोने के बाद से फिर वो उन दोनों के बीच में फिर उसी बात को लेकर के बहस होती है कि आखिर ये बच्चे किसके हैं, तुम मुझे सच बता दो, ये बच्चे मेरे तो नहीं है, क्योंकि इसकी ना ही शक्ल मुझ पे गई है ना ही चाल चलन में मुझ पे गया है। उन दोनों बच्चों में से किसी का मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है, तो इसलिए ये बताओ कि ये बच्चे किसके हैं। अब जैसे पुलिस इस बारे में बात सुन रही थी माखन की, लेकिन पुलिस भी परेशान थी कि आखिर ये व्यक्ति कहना क्या चाहता है। लेकिन दरअसल जो माखन होता है वो बताता है, यानी कि जिसका नाम रामलगन और माखन है, वो बताता है कि अब इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में बहस होती है और वो अपनी पत्नी की गला दबा करके वहीं पर हत्या कर देता है। और फिर वो उससे उसका जब मन नहीं भरता है तो फिर उसके साथ हैवानियत भी करता है, यानी कि उसके साथ दरिंदगी करता है, रेप जैसी घिनौनी वारदात करता है। यहाँ तक कि उससे जब उसका मन वहाँ पर नहीं भरता है तो फिर उसने उन दो बच्चों को भी जान से मार दिया, दोनों का गला दबाया और गला दबा करके उन दोनों की हत्या कर देता है। 2 दिन तक 3 दिन तक वो उसी घर में उस लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में पड़ा रहता था कि इन दोनों बच्चों की लाश को उसने बोरी में रखा हुआ था और सोचता रहा था कि वो इन लाश को ठिकाने लगाए। लेकिन जब वो जा करके लेकर के बाहर जाने की कोशिश करता तो फिर वहीं पर जो मकान मालिक है वो टहल रहा होता था, कहीं ना कहीं वहीं पर दिख रहा होता था। अब इसीलिए वो लेकर के जा नहीं पाता था। ऐसा उसको लग रहा था कि जो मालिक है जैसे ये बोरे को उठा रहा है, मालिक को पता चल जा रहा है और वो बाहर आ जा रहा है। अब इसी बात को लेकर के वो परेशान था और फिर वो वहाँ से काम पर निकल जाता है। लेकिन इन 3 दिनों में जो 3 दिन थे, यानी कि 29 तारीख की रात से लेकर के और ये 31 तारीख तक की, वो वहीं पर जब भी उसको मन करता उस लाश के साथ, उस यानी कि अपनी मरी हुई पत्नी के साथ हैवानियत करता, दरिंदगी करता और उसके बाद फिर वहाँ से वो काम पे चला जाता है। सोचता है कि आखिर ये जो बॉडी है वो तो पड़ी रहेगी, मैं इसको आ करके ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि बॉडी 1 से 2 दिन बाद वो सड़ने लगती है और सड़ते सड़ते बदबू करने शुरू कर देती है। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं पूरे घर में बदबू फैलने लगती है, आस पड़ोस के इलाकों में बदबू फैलने लगती है। इधर जो रामलगन है वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है। फिर वो सोचता है कि वो जा करके अपनी बॉडी को जो वहाँ पर पड़ी हुई है उसकी वो ठिकाने लगाएगा, लेकिन वो लगाने में नाकामयाब रहता है। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस हैरान रहती है, परेशान रहती है कि आखिर एक व्यक्ति इस प्रकार से हैवानियत कैसे कर सकता है, इस प्रकार से दरिंदगी कैसे कर सकता है। और वो इधर वो अपने काम में मस्त होता है। इसी बीच जो मकान मालिक का लड़का होता है जिसका नाम रघुवीर होता है, वो मौके पर पहुंच जाता है ऊपर और वहाँ से इस सारी बातों का खुलासा हो जाता है, जहाँ से ये बात निकल कर के सामने आती है। सभी लोग हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं कि एक पिता ने अपनी ही औलाद का, अपनी ही पत्नी का खून कर दिया और साथ ही साथ उनके साथ हैवानियत भी करता रहा। लेकिन कत्ल करने की वजह बस एक ही सामने आती है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये संदेह था, ये शक था कि उसकी पत्नी का कहीं बाहर में अवैध संबंध है, अवैध चक्कर चल रहा है और ये जो बच्चे हैं वो उसके नहीं हैं बल्कि ये किसी और के बच्चे हैं। क्योंकि ये जो बच्चे हैं उनका जो चेहरा, नाक, आँख, ये सारी जो चीज़ें आदमी मिलाता है ये कहीं ना कहीं रामलगन से मिल नहीं रही थी। अब इसी बात को लेकर के इन दोनों में बहस हुई थी और ये मामला कत्ल तक पहुंच जाता है। जब पुलिस सुनती है इस बात को और सभी लोग जब सुनते हैं, जब सभी लोगों को पता चलता है ये बात, जब मीडिया में फैलती है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान रहते हैं कि आखिर इस प्रकार की दरिंदगी क्यों हुई और कैसे हो जाती है। फिर जो पुलिस है उसके खिलाफ गंभीर धारा में FIR लिखी गई है और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। फिलहाल अभी जो कोर्ट का फैसला आना बाकी है कि सजा तो कोर्ट ही तय करेगा कि आखिर इस व्यक्ति को सजा क्या दी जाए। तो फिलहाल ये थे
आज की पूरी कहानी, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट करा है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। केदार गुप्ता जी हैं, पप्पू प्रसाद जी हैं, और प्रमीला जी हैं, संजय कुमार जी हैं, और राजबली यादव जी हैं, शिवमंगल तिवारी जी हैं, हेमराज गुप्ता जी हैं, मंजीत कुमार जी हैं, प्रियंका जी हैं, और एक केदार जी हैं। अगले नंबर पे कुछ और हमारे भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है, मैं उनके नाम भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहूँगा। जो लोग हमें प्रतिदिन देखते हैं, मैं उनके नाम ले लेना चाहता हूँ। जैसे में है अमरजीत प्रधान जी हैं, ये हैं राजस्थान से। विनय जायसवाल जी हैं, शिशुपाल जी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक रहने वाले हैं विजय जी हैं। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।